नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए होम साइंस गृह विज्ञान सिंपल पेपर 2024 का नंबर 4 लेके आया हूँ। यहाँ पे मैं आप सभी को बताना चाहूँगा सैंपल पेपर 1, सैंपल पेपर 2 और सैंपल पेपर 3 ऑलरेडी बनाया जा चुका है। हमारे यूट्यूब चैनल पे आ चुका है इसके वीडियो। यदि आपने सैंपल पेपर की ये 3 वीडियो नहीं देखे तो ज़रूर देख लें, आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये क्लास 11th का वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट सैंपल पेपर है जो एग्ज़ाम के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। बिल्कुल नए सिलेबस के अनुसार बनाया जा रहा है, तो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चन इससे आने की संभावना बहुत अधिक है, तो आप इसे बड़े ही ध्यान से पढ़ लें। तो आइए शुरुआत करते हैं होम साइंस का सैंपल पेपर नंबर 4 और ये अंतिम सैंपल पेपर भी होने वाला है क्योंकि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4 ये 4 सैंपल पेपर यदि आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम में ये काफ़ी आपकी मदद कर सकता है। सबसे पहला प्रश्न हमारा कहता है निम्नलिखित में से कौन-सा व्यक्ति उल्टी द्वारा अतिरिक्त भोजन को बाहर निकालने से पीड़ित व्यक्ति का क्या उदाहरण है? कौन-सी ऐसी बीमारी है, कौन-सा ऐसा रोग है जिसके कारण व्यक्ति उल्टी द्वारा अतिरिक्त भोजन मतलब पेट में जो भोजन होता है उसे निकालता है? तो इसका ऑप्शन ग जो है वो सही उत्तर होगा। ब्यूलिमिया जो है एक ऐसा बीमारी है जिसके माध्यम से व्यक्ति जो है उल्टी के द्वारा अतिरिक्त भोजन को शरीर से बाहर निकाल देता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है निम्नलिखित में से कौन-सा गृह विज्ञान का क्षेत्र नहीं है, होम साइंस का क्षेत्र नहीं है? तो कृषि विज्ञान जो है वो होम साइंस का क्षेत्र नहीं है। इसके अलावा जितने भी ऑप्शन हैं इसमें वो सब कहीं न कहीं गृह विज्ञान से नाता रखता है। तो घ जो है इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है निम्नलिखित में से कौन शिशुओं के लिए प्राथमिक और बहुत आवश्यक होता है? तो देखिए शिशुओं के लिए डायपर जो है वो बहुत ही आवश्यक होता है। ऑप्शन ख जो है इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है किसी व्यक्ति के बीएमआई की गणना का आधार क्या होता है? बीएमआई के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है। तो आइए जानते हैं कि बीएमआई की गणना का आधार क्या होता है? तो बीएमआई का गणना का जो आधार होता है वो शरीर के दोनों भार और लंबाई से रिश्ता रखता है। तो ऑप्शन घ जो है इसका सही उत्तर होगा। घ इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न हमारा कहता है निम्नलिखित में से किस रेशे को कीड़ों द्वारा आसानी से नष्ट किया जा सकता है? तो ऊन जो है, ऊन को आसानी से कीड़ों द्वारा नष्ट किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है, इसका क्षय किया जा सकता है। ऑप्शन घ जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न हमारा कहता है लिपस्टिक का दाग कैसे हटाया जाता है? देखिए लिपस्टिक जो महिलाएं अक्सर होठों में लगाया करते हैं, इसका यदि दाग लग जाए तो इसे कैसे हटाया जा सकता है? तो लिपस्टिक के दाग को हटाने के लिए मिथाइलेट स्पिरिट वाला स्पंज का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ग जो है इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है निम्नलिखित में से कौन-सा ड्राई क्लीनिंग के लिए उपयोग किया जाने वाला एक सामान्य विलायक है? ड्राई क्लीन में जो कपड़े साफ होते हैं, इसमें उपयोग कौन-सा विलायक किया जाता है? तो देखिए कार्बो टेट्राक्लोराइड का उपयोग वहाँ पे होता है। कार्बो टेट्राक्लोराइड जो है इसका उपयोग अक्सर ड्राई क्लीनिंग के कपड़ों को साफ करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन घ जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न हमारा कहता है निम्नलिखित में से साइट का पूर्ण रूप क्या है? देखिए वीवीआई प्रश्न रहेगा ये, इससे पहले वाले सैंपल पेपर में भी ये प्रश्न दिया गया था। तो यदि आपसे साइट का पूर्ण रूप अर्थात फुल फॉर्म पूछा जाए तो आप बताएंगे साइट का फुल फॉर्म होता है उपग्रह अनुदेशात्मक टेलीविजन प्रयोग। ऑप्शन क जो है इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है किसी भी गतिविधियों को करते समय जब हम उस गतिविधि पर नजर रखते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? उसे हम मूल्यांकन के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ग जो है इसका सही उत्तर होगा। मूल्यांकन कहा जाता है। मूल्यांकन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न हमारा कहता है निम्नलिखित में से गलत कथन ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें ज्यादातर सही कथन दिया गया है। इसमें से हमें गलत कथन के बारे में बताना है। तो कहा जाता है पारंपरिक संचार माध्यम अब महत्वपूर्ण नहीं है। तो ये कथन गलत है क्योंकि कई पारंपरिक संचार माध्यम जो हैं वो आज भी कारगर हैं। ऑप्शन घ जो है इसका सही उत्तर होगा क्योंकि ये ऑप्शन इन बाकियों के मुकाबले गलत है। तो घ जो है वो राइट आंसर है।
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सही जोड़े का चयन करना है, आपको यहाँ पे जोड़े का चयन करना है। तो इस प्रश्न को आप वीवीआई लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में अक्सर ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला है, शारीरिक छवि संबंधी समस्याएं को क्या कहते हैं? बुलिमिया कहते हैं। दूसरा है, शाकाहारी और बिना कार्बो वाला आहार फास्ट फूड होता है। तीसरा है, अनाज और दालें कम मात्रा में खाना चाहिए। चौथा है, आयरन और आयोडीन सूक्ष्म पोषक तत्व है। तो देखिए, आयरन और आयोडीन जो है वो सूक्ष्म पोषक तत्व, ये सही जोड़ा बनता है। ऑप्शन घ जो है इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है, सूची एक को, ये सूची हमारा 1 है और इसे हमें सूची 2 से मैच करना है, मिलाना है। तो सूची 1 में कहता है रेशा। तो देखिए, रेशा जो है वो रक्षात्मक होता है, यहाँ पे आपको इसके साथ चौथे को लगाना है। बी है विटामिन। विटामिन को आपको तीसरे के साथ लगाना है, स्वास्थ्य पाचन में सहायता करता है। तीसरा है प्रोटीन। प्रोटीन जो है वो शरीर का निर्माण करता है, और कार्बोज जो है वो हमारा ऊर्जा देने का काम करता है। इस प्रकार से आपको सुमेल करना है, मैच करना है। तो ऑप्शन घ जो है यहाँ पे इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में भी हमें सुमेल ही करना है, मैच करना है। कॉलम 1 से कॉलम 2 में हमें मिलान करना है। तो अब कॉलम 1 में कहता है, जन्म से 2 वर्ष तक संवेदी क्रियात्मक होता है। ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर है। बी ऑप्शन कहता है 2 से 7 वर्ष तक, 2 से 7 वर्ष तक औपचारिक प्रचलात्मक होता है। 7 से 11 वर्ष तक ठोस प्रचलात्मक होता है, और 12 वर्ष के आगे आपका पूर्व प्रचलात्मक होता है। तो ये सारे ऑप्शन जो है ऐसे ही आपको मैच करने हैं। यहाँ पे ख जो है इसका सही उत्तर होगा। इसे आप बिल्कुल सही तरीके से याद कर लीजिए, क्योंकि ये जो सूची मिलाने वाला होता है ये एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है, स्वास्थ्य का आकलन करने के लिए कई संकेतकों का उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह बहुयामी है और इसका प्रत्येक आयाम कई कारकों से प्रभावित होता है। तो देखिए, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है कि मृत्यु दर और रुग्णता, रंग परिवर्तन, तीसरा है पोषण की स्थिति और विकलांगता दर, चौथा है तापमान में बदलाव। तो ये 4 ऑप्शन में आपको 2 ऑप्शन सही हैं। तो 1 जो है मृत्यु और रुग्णता, और तीसरा जो है पोषण की स्थिति और विकलांगता दर, ये इसका सही उत्तर होगा। अर्थात आप कह सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन ग जो है इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है 18.5 24.9 का बीएमआई रिकॉर्ड जो है, जिसे हम बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं, ये संकेत करता है एक व्यक्ति है। तो इसमें आपको संकेतकों के बारे में जानना है। ये क्या बताता है? अत्यधिक भार, सामान्य भार, कम भार और जीवन शैली संबंधित बीमारियों से बचाव रहेगा। ये क्या बताता है? तो ये बताता है सामान्य भार के बारे में, और ये बताता है जीवन शैली संबंधित बीमारी से बचाव रहेगा, इसके बारे में। तो ऑप्शन घ जो है इसका यहाँ पे सही उत्तर है। अगला प्रश्न हमारा कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य जनित बीमारी है? खाने से होने वाली बीमारी को हम खाद्य जनित बीमारी कहते हैं। तो ऑप्शन में है रुबेला, चेचक, दस्त और पेचिस। तो देखिए, हमारा जो खाद्य जनित बीमारी है वो दस्त भी होता है और पेचिस भी होता है। तो अर्थात यहाँ पे घ जो है इसका सही उत्तर है। अगर आप खाद्य जनित बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं तो दस्त है और पेचिस है। ये दोनों जो है वो खाने के बाद होने वाली बीमारी है। अगर हम किसी गलत प्रकार के भोजन का सेवन कर लेते हैं, कोई गलत खान-पान कर लेते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर दस्त जैसी समस्या देखने को मिल सकता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है, गद्यांश को पढ़ना है, इस पूरे स्लाइड को पढ़ना है और इसके बाद हमें इसका उत्तर देना है। बचत का अर्थ है भविष्य में उपयोग के लिए, आगे के उत्पादन के लिए अपने पैसे या अन्य संसाधनों का एक हिस्सा अलग रखना। एक परिवार के लिए अपने भविष्य की जरूरत को पूरा करने के लिए बचत बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी भी अर्थव्यवस्था के जीवित रहने और बढ़ने के लिए बचत भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि बचत से पूंजी निर्माण और संचय होता है। पैसा बचाना आसान नहीं है, इसके लिए परिवार के सदस्यों की ओर से अनुशासन,
योग्यता, सहयोग और कड़ी मेहनत की आवश्यकता होती है, लेकिन पारिवारिक सुरक्षा और खुशी के लिए पैसा बचाना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। बचत के लिए बचत करना व्यर्थ है। बचत का अर्थ केवल तभी है जब उद्देश्य अच्छी तरह से योजनाबद्ध हो और परिवार के सभी सदस्यों द्वारा समझा जाए। पैसा भविष्य में उपयोग के लिए बुद्धिमानी से निवेश किया जाए। तो ये गद्यांश था। अब इस गद्यांश से जुड़े प्रश्नों का जवाब हमें देना है, जिसमें पहला प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से गलत जोड़ा कौन सा है। निम्नलिखित में से गलत जोड़े के बारे में हमें बताना है। तो पहला तो है पूंजी निवेश मूल्य, दूसरा है निवेश सावधि जमा, और तीसरा है प्रत्यक्ष आय परिवार का भोजन पकाना, और चौथा है मानसिक आय दृश्यमय आय। तो देखिए, प्रत्यक्ष आय और परिवार का भोजन पकाना जो है, ये इसका गलत जोड़ा है। इन दोनों का कोई मेल नहीं है। तो ऑप्शन ग जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न हमारा कहता है बजट बनाने में पहला चरण क्या होता है। तो बजट बनाने में पहला चरण ही लागत का अनुमान लगाना होता है। ऑप्शन क जो है इसका सही उत्तर है। यदि आप किसी भी प्रकार के बजट का निर्माण कर रहे हैं तो आपको लागत का अनुमान, कितना पैसा खर्च होगा, इस बात की जानकारी आपको होनी चाहिए। अगला प्रश्न हमारा कहता है नीचे दो कथन दिए गए हैं जिन्हें अभिकथन ए और कारण आर के रूप में लेबल किया गया है। अभिकथन ए कहता है बड़ी हुई बचत जो है हमेशा उच्च निवेश का निर्माण नहीं करती, और कारण आर जो कहता है वो कहता है बचत और निवेश के बीच समानता आय के संतुलित स्तर को प्रस्तुत करते हैं। तो यहाँ पे जो कारण है और ऑप्शन जो दिया हुआ है अभिकथन के रूप में, इसे हमें देखना है। तो इसमें जो ख कहता है ए और आर दोनों सत्य हैं, और आर सही स्पष्टीकरण नहीं है, मतलब कि अभिकथन को सही तरीके से व्याख्या नहीं कर रहा है। ख जो है इसका सही उत्तर माना जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कहता है फिर से कि नीचे दिए गए अभिकथन ए और कारण आर के रूप में लेबल किया गया है। अभिकथन ए क्या कहता है, नकदी और चेक का विकल्प क्रेडिट कार्ड है, और कारण आर में है बैंकों के आय का मुख्य स्रोत क्रेडिट कार्ड पर ब्याज है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है। तो ऑप्शन जो है वो कह रहा है कि जो ए और आर दोनों सत्य हैं और आर सही स्पष्टीकरण है। ए आर दोनों सत्य है और आर सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सत्य है लेकिन आर गलत है, और ए और आर दोनों गलत हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन घ जो है ए और आर दोनों गलत हैं, ये इसका सही उत्तर है। ऑप्शन घ जो है इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा कहता है वृद्धि और विकास को अक्सर एक दूसरे के लिए उपयोग किया जाता है, लेकिन ये एक दूसरे से भिन्न है। वृद्धि और विकास के चार विभिन्न पहलुओं का सुझाव दें। तो वृद्धि और विकास के लिए चार विभिन्न पहलुओं का सुझाव आप ऐसे बता सकते हैं कि निम्नलिखित है, आपको लिखना ऐसे ही है। पहला तो है शारीरिक पहलू, दूसरा है मानसिक पहलू, तीसरा है सामाजिक पहलू, और चौथा है भावनात्मक पहलू। शारीरिक पहलू में प्राथमिक और प्रत्यक्ष पहलू होता है, जिसमें बालक के शरीर के अंगों, अंगूठियों, नाखून, बाल, दांत आदि का विकास होता है। मानसिक पहलू क्या होता है, जिसमें बालक के मस्तिष्क का विकास होता है। बुद्धि, समझ, सोच, भाषा, अभिव्यक्ति, रचनात्मक समस्या सुलझाने की क्षमता आदि का विकास होता है। वहीं पे हम अगर सामाजिक पहलू की बात कर लें तो यह पहलू है जिसमें बालक के या किशोरों के सामाजिक वातावरण, संबंध, भूमिका, परंपरा, संस्कृति, समाज सेवा, न्याय आदि का विकास होता है। वहीं अगर हम भावनात्मक पहलू की बात कर लें तो यह ऐसा विकास है जिसमें भावनाओं, इच्छाओं, अभिलाषाओं, दुख, क्रोध, घृणा आदि का विकास होता है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाए कि वृद्धि और विकास के अक्सर एक दूसरे को उपयोग किया जाता है, लेकिन यह एक दूसरे से भिन्न भी है। तो वृद्धि और विकास के चार विभिन्न पहलुओं का सुझाव दें, तो आप इन चार पहलुओं के बारे में बताएंगे, आपके नंबर पूरे आने वाले हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है आप अपने उस मित्र को जो अधिक भार या अधिक मोटे होने से पीड़ित है, बचपन में मोटापे की वृद्धि हो रही है, तो दो कारण बताइए। तो देखिए, बचपन में मोटापे की वृद्धि होने के दो कारण निम्नलिखित है। सबसे पहला कारण तो है जंक फूड का खाना। जो बच्चे अधिक वसा वाले, अधिक चीनी वाले, अधिक कैलोरी से भरपूर आहार लेते हैं, भोजन करते हैं, खाते हैं, उनमें मोटापा विकसित होने का खतरा सबसे अधिक होता है। बाजार का जंक फूड, पैकेज फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स आदि इसी श्रेणी में आते हैं। जो बच्चे इन सभी चीजों का अधिक सेवन करते हैं, उनका शरीर बचपन से ही मोटा होना शुरू हो जाता है।
दूसरा पॉइंट है व्यायाम में जागरूकता। जो बच्चे शारीरिक गतिविधियों में कम भाग लेते हैं, उनमें मोटापा विकसित होने का खतरा अधिक होता है। जैसे कि टेलीविजन ज्यादातर देखना, वीडियो गेम खेलना आदि इसी श्रेणी में आता है। व्यायाम में जागरूकता इसी सब चीजों को लेकर होता है। अगला प्रश्न हमारा कहता है मध्याह्न भोजन योजना ने बच्चों के स्वास्थ्य के साथ साथ विद्यालय प्रदर्शन को कैसे बढ़ावा दिया है? तो देखिए मध्याह्न भोजन योजना ने बच्चों के स्वास्थ्य और विद्यालय प्रदर्शन को कई तरीकों से बढ़ा दिया है। कुछ मुख्य भाग इस प्रकार हैं। यह योजना बच्चों को पौष्टिक भोजन प्रदान करती है जो उनके शारीरिक और मानसिक विकास के लिए आवश्यक है। यह योजना कुपोषण, एनीमिया आदि से बचने में मदद करता है। यह योजना स्कूल में नामांकन, उपस्थिति, अनुपस्थिति को बेहतर बनाता है क्योंकि बच्चे भोजन के लिए स्कूल जाने को प्रेरित होते हैं। जब बच्चे को भोजन मिलता है स्कूल में तो ये भोजन खाने के नाम पे भी स्कूल चले जाते हैं और जिससे उनका शारीरिक विकास तो होता ही होता है, मानसिक, सामाजिक और उनकी पढ़ाई भी अच्छे तरीके से हो जाती है। अगला प्रश्न हमारा कहता है फास्ट फूड आहार को पौष्टिक रूप से स्वीकार्य बनाने के 4 तरीकों का उल्लेख करें। फास्ट फूड आहार को पौष्टिक रूप से स्वीकार्य बनाने के लिए आप निम्नलिखित 4 तरीकों को अपना सकते हैं। पहला तो है फास्ट फूड के साथ ताजा फल और सब्जियों को खाएं। ये आपके फाइबर, विटामिन, खनिज, एंटीऑक्सीडेंट प्रदान करेंगे जो आपके शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करेगा। दूसरा ये है कि फास्ट फूड की मात्रा को कम करें, अधिक से अधिक घर का बना भोजन को खाएं। तीसरा है फास्ट फूड के विकल्पों को चुनते समय ध्यान रखें कि वो कम वसा, कम नमक, कम चीनी और कम कैलोरी वाले होने चाहिए। चौथा पॉइंट है फास्ट फूड के साथ अधिक पानी पिए और कोल्ड ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स आदि से आप दूर रहें। तो ये 4 पॉइंट जो हैं वो काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि बहन में किशोरावस्था के दौरान आहार संबंधी कुछ सामान्य और स्वास्थ्यकर व्यवहार विकसित हो गए हैं। उनके 4 स्वास्थ्य आहार पद्धतियों को अपनाने के लिए मार्गदर्शन करें। अपनी बहन को किशोरावस्था में स्वस्थ आहार पद्धतियों को अपनाने के लिए आप निम्नलिखित बातों का पालन कर सकते हैं, सलाह कर सकते हैं। पहला ये है कि वह नियमित रूप से 3 बार भोजन करे और बीच-बीच में कुछ हल्का नाश्ता ले। दूसरा ये है कि वह अपने आहार में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, मिनरल और फाइबर युक्त खाद्य पदार्थों को संतुलित रूप से शामिल करें। तीसरा पॉइंट ये है कि वह अपने आहार में लौ, कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए विशेष ध्यान दें और लोहे की कमी से एनीमिया हो सकता है जो थकान, कमजोरी, चिड़चिड़ापन और रक्त की कमी का कारण बन सकता है। तो आप इन सभी चीजों का विशेष रूप से ध्यान देकर अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को किशोरावस्था में सही कर सकते हैं यदि आप इन तमाम पद्धतियों को अपनाते हैं तो। अगला प्रश्न हमारा कहता है किशोरावस्था के दौरान खान-पान की आदतों को प्रभावित करने वाले कारक असंख्य होते हैं और उन आदतों का निर्माण अत्यंत जटिल होता है। प्रत्येक 2 बाह्य एवं आंतरिक कारकों का उल्लेख करें। पहला है बाह्य कारक। वे कारक हैं जो आपके आसपास के वातावरण, संस्कृति, समाज, परिवार, मित्र आदि से संबंधित होते हैं। ये कारक आपको खाने की उपलब्धता, विविधता, आकर्षण, लालच, दबाव आदि को प्रभावित करते हैं। दूसरा है आंतरिक कारक। ये वे कारक हैं जो आपके अंदर की भावनाएं, विचार, रुचि, आत्म-चेतना आदि से संबंधित होते हैं। ये कारक आपको खाने की जरूरत, इच्छा आदि को प्रभावित करते हैं। तो ये बाह्य कारक है और आंतरिक कारक है। अगला प्रश्न हमारा कहता है वे कौन से 4 कारक हो सकते हैं जो बच्चों के लिए वस्त्रों के चयन को प्रभावित करते हैं? वस्त्रों के लिए जो बच्चे होते हैं उनके लिए वस्त्रों के लिए जो प्रभावित करने वाले कारक हैं वो है पहला आयु। आयु के अनुसार उनके लिए अलग-अलग प्रकार के वस्त्र उपयुक्त माने जाते हैं। दूसरा है मौसम। भिन्न-भिन्न मौसमों में विभिन्न प्रकार के वस्त्रों को उनके आराम और सुरक्षा प्रदान के लिए अपनाया जाता है। वीवीआई प्रश्न रहेगा ये हमारा। तीसरा है व्यक्तिगत रुचि और विशेषताएं। बच्चों को अपने पसंद, नापसंद, शौक, रंग, पैटर्न, डिजाइन आदि को भी वस्त्रों के चयन का ध्यान रखना चाहिए।
अवसर और परिस्थिति की बात कर ले, बच्चों के लिए वस्त्रों का चयन करते समय उनके जाने वाले अक्सर अवसर जो होते हैं, वो भी परिस्थितियों में ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अवसर जो है ये भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किसी भी बच्चों के कपड़ों के चयन के लिए। जैसे शादी का समारोह हो गया, कोई पार्टी हो गया, कोई फंक्शन हो गया, कोई स्कूल का फंक्शन हो गया, तो इन तमाम जगहों पे अलग अलग वस्त्रों का चयन किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा कहता है, रीना 11वीं कक्षा में गृह विज्ञान विषय चुनना चाहती थी। उसे गृह विज्ञान की दो शाखाएं वस्त्र और परिधान और बाल विकास के रोजगार के अवसरों के बारे में दो सलाह दें। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि गृह विज्ञान की दो शाखाएं जो है वस्त्र और परिधान और बाल विकास, इसमें रोजगार के अवसरों के बारे में रीना को निम्नलिखित सलाह दी जा सकती है। पहला सलाह ये होगा कि वस्त्र और परिधान इस शाखा में रीना को वस्त्रों की बनावट, गुण, रंग, पैटर्न, डिजाइन, फैशन, वस्त्र उद्योग आदि का अध्ययन करना होगा। दूसरा है वस्त्र शिक्षक। रीना एक वस्त्र शिक्षक बन सकती है जो वस्त्र और परिधान से संबंधित विषयों को विद्यार्थियों को पढ़ाता है और उन्हें वस्त्र बनाने, सिलाई कढ़ाई करने आदि का प्रशिक्षण देता है। इसमें अब बाल विकास की अगर बात कर लें, इस शाखा में रीना को बाल विकास के सिद्धांत, बाल विकास के क्षेत्र, बाल विकास के चरण, बाल विकास के आयाम आदि का अध्ययन करना होगा। दूसरा पॉइंट है इसमें बाल विकास विशेषज्ञ के रूप में वो रोजगार प्राप्त कर सकता है। जैसे रीना एक बाल विकास विशेषज्ञ बन सकती है जो बच्चों के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक, बौद्धिक विकास को समझता है और उनकी विकास की जरूरतों, चुनौतियों और समस्याओं का समाधान करता है। तो ये सारी बातें आपके अंदर की यहाँ पे जानने योग्य है कि आप कैसे इसमें रोजगार के अवसरों के बारे में वस्त्र परिधान में, वस्त्र शिक्षक में, बाल विकास विशेषज्ञ के रूप में अपना सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है, आपकी बहन गृह विज्ञान में जीविका के विकल्पों के बारे में अधिक जानना चाहती है। उसे इस क्षेत्र के जीविका के 4 विकल्प को सुझाएं। गृह विज्ञान में रोजगार के अवसरों के बारे में आपकी बहन को निम्नलिखित विकल्प सुझाए जा सकते हैं। पहला तो है गृह विज्ञान शिक्षक बन जाए। गृह विज्ञान शिक्षक वह व्यक्ति है जो गृह विज्ञान से संबंधित विषयों को विद्यार्थियों को पढ़ाता है, स्टूडेंट को पढ़ाता है। उन्हें हम गृह विज्ञान के विभिन्न पहलुओं का ज्ञान और शिक्षण कौशल देता है। दूसरा है गृह विज्ञान विशेषज्ञ। गृह विज्ञान विशेषज्ञ वह व्यक्ति है जो गृह विज्ञान के किसी एक शाखा में विशेषज्ञता रखता है और उस शाखा के बारे में शोध, परामर्श, विस्तार आदि का कार्य करता है। तीसरा है फैशन डिजाइनर। फैशन डिजाइनर वह व्यक्ति है जो वस्त्रों के नए डिजाइन, रंग, पैटर्न आदि का रचना रखता है, उन्हें हम बाजार में प्रस्तुत करते हैं। बाल विकास विशेषज्ञ क्या होता है? बाल विकास विशेषज्ञ वह व्यक्ति है जो बच्चों के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक और बौद्धिक विकास को समझता है और उनकी विकास की जरूरतों, चुनौतियों और समस्याओं का समाधान करता है। तो ये सारी बातें जो है आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए कि गृह विज्ञान में वो विकल्पों के बारे में जानना चाहता है, कोई आपका अपना बहन, भाई कोई भी, तो उसे आप इन 4 विकल्पों को समझा सकते हैं, बता सकते हैं कि आप गृह विज्ञान के शिक्षक बन जाए, गृह विज्ञान के विशेषज्ञ बन जाए, फैशन डिजाइनर बन जाए, बाल विकास विशेषज्ञ बन जाए। तो ये सारी पॉइंट्स इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न हमारा कहता है, पोषण संबंधी समस्याओं के 4 कारण बताइए। पोषण संबंधी समस्याएं तब होती है जब शरीर को आवश्यक पोषक तत्वों की कमी या अधिकता हो जाती है, या तो शरीर में वो कम हो जाता है या फिर जरूरत से ज्यादा हो जाता है। इसके 4 कारण निम्नलिखित हो सकते हैं। पहला तो है असंतुलित आहार। यदि आप आहार और आपका खान पान संतुलित नहीं है तो आपको विटामिन, मिनरल, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट आदि जैसे पोषक तत्वों की कमी या अधिकता हो सकती है। दूसरा है खाद्य असुरक्षा। यदि आपको उचित मात्रा में और गुणवत्ता में खाद्य पदार्थों की उपलब्धता नहीं है तो आपको पोषण संबंधी समस्याएं हो सकती है। तीसरा है बीमारी की स्थिति। यदि आपका कोई ऐसा बीमारी है, आप किसी ऐसे स्थिति में जी रहे हैं जिसमें आपका पाचन क्षमता जो है वो कमजोर है, अवशोषण क्षमता कमजोर है, उपयोग करने की क्षमता प्रभावित होती है, तो इसको पोषण संबंधी समस्या भी आप कह सकते हैं। इसके अलावा दवाओं का प्रभाव है। यदि आप कोई ऐसी दवा ले रहे हैं जिससे आपके पोषक तत्वों का सेवन जो है वो अवशोषण या उपयोग करने की क्षमता को प्रभावित कर रहा है, तो आपको पोषण संबंधी समस्याएं हो सकती है। पोषण संबंधी समस्याओं के 4 कारण में आपको असंतुलित आहार, खाद्य असुरक्षा, बीमारी की स्थिति आप कह सकते हैं या फिर दवाओं का प्रभाव कह सकते हैं। ये 4 पॉइंट्स इसके अंदर वीवीआई क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला प्रश्न हमारा कहता है, नीता के 14 से 16 साल के बीच के 4 दोस्त हैं।
सभी को एक पंक्ति में स्वयं को परिभाषित करने के लिए कहा गया है। जब मैं पढ़ाई में अच्छा हूँ, मेरे दूसरों के साथ अच्छे संबंध है, मैं लोगों को आसानी से प्रभावित कर सकता हूँ आदि। स्वयं के बारे में उपरोक्त उत्तरों के आधार पर 2 प्रकार के पहचान का उल्लेख करना है। तो देखिए आप यहाँ पे लिखेंगे स्वयं के बारे में बताने के लिए 2 प्रकार के पहचान हो सकता है। व्यक्तिगत पहचान, व्यक्तिगत पहचान में आप बताएँगे यह वह पहचान होता है जो हमें अन्य लोगों से अलग करती है। यह हमारी अद्वितीयता, अभिव्यक्ति, अभिरुचि, लक्ष्य, मूल्य, विश्वास और विशेषताओं को दर्शाता है। व्यक्तिगत पहचान के उदाहरण में मैं पढ़ाई में अच्छा हूँ, मुझे गणित और विज्ञान के विषय जो हैं बहुत पसंद है, मुझे डॉक्टर बनना है, ऐसा हो सकता है तर्क। मेरे मैं जो हूँ वो दूसरों के साथ अच्छे संबंध रखता हूँ, मुझे लोगों की मदद करना, उन्हें हँसाना पसंद है, मुझे टीम वर्क में हिस्सा लेना आनंद देता है। ये भी इसके उदाहरण हो सकते हैं, ये व्यक्तिगत पहचान में आएगा। लेकिन सामाजिक पहचान की अगर बात कर लें, यह वह पहचान है जो हमें अपने समुदाय, समूह, संस्कृति, धर्म, राष्ट्र, जाति, लिंग, वर्ग आदि से जोड़ती है। सामाजिक पहचान के उदाहरण है, मैं एक भारतीय हूँ, मुझे अपने देश की संस्कृति, विविधता, लोकतंत्र, आज़ादी पर गर्व है। मुझे अपने देश की तरक्की और विकास के लिए कुछ करना है। मैं एक हिंदू हूँ, मुझे अपने धर्म की शिक्षा, उपासना, त्योहार, दान, कर्म, धर्म का महत्व है। मुझे अपने धर्म के अनुसार जीना और दूसरों का सम्मान करना है। तो ये सारी चीज़ें व्यक्तिगत पहचान और सामाजिक पहचान के अंतर्गत आता है। तो आप ये सारे प्रश्न जो है ना वो एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना ज़्यादा होती है। आप इन्हें अच्छे तरीके से समझ लें कि सामुदायिक पहचान क्या है, सामाजिक पहचान क्या है, व्यक्तिगत पहचान क्या है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। गुणों और अवगुणों के आधार पर साबुन और डिटर्जेंट के बीच 3-3 अंतर स्पष्ट करें। पहला तो है साबुन प्राकृतिक वसा या तेल से बनाया जाता है। साबुन कठोर पानी में अच्छी तरह से काम नहीं करता क्योंकि इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम आयनों तथा अवलासित विलयन बनता है जो वस्त्रों और बर्तनों पर चिपक जाते हैं। तीसरा है साबुन पर्यावरण के लिए अधिक सुरक्षित है क्योंकि यह जल्दी बिगड़ जाता है, पिघल जाता है, जल जीवों के लिए हानिकारक नहीं होता है। इसलिए आप गुण और अवगुणों के आधार पर यहाँ पे गुण के बारे में बताया जाता है। और दूसरे पॉइंट में अगर बात कर लें तो डिटर्जेंट जो है वो पेट्रोकेमिकल से बनाया जाता है, रसायनों से बनाया जाता है। डिटर्जेंट कठोर पानी में अच्छी तरह से काम करता है क्योंकि इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों के साथ विलासित विलियम बनता है जो आसानी से घुल जाते हैं। डिटर्जेंट पर्यावरण के लिए अधिक हानिकारक है क्योंकि यह धीरे धीरे बिगड़ता है और जल जीवों के लिए विषैला हो सकता है। पानी में जो जीव रहते हैं उनके लिए ये घातक हो सकता है। तो गुण और अवगुण के आधार पर साबुन और डिटर्जेंट के बीच 3-3 अंतर आपको इस प्रकार लिखने हैं। वीवीआई प्रश्न रहेगा, एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। 4 नंबर, 5 नंबर में ये प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है 6 से 8 महीने से लेकर 2 साल तक क्रियात्मक विकास के क्रम का वर्णन करें। तो पहला पॉइंट है 6 से 8 महीने। इस अवस्था में बच्चे अपने आसपास की चीजों को देखने, छूने, सुनने और चखने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। दूसरा पॉइंट है 9 से 12 महीने। इस अवस्था में बच्चे अपने आसपास की दुनिया को और अधिक जानने और समझने के लिए जिज्ञासु हो जाते हैं। वे अपने शरीर को और अधिक नियंत्रित करने और अपने आप को खड़ा, बैठा या चलता हुआ देखने के लिए प्रयास कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है 1 से 2 साल। इस अवस्था में बच्चे अपनी व्यक्तिगता, स्वतंत्रता को जताने और विकसित करने के लिए उत्साही हो जाते हैं। वे अपने आप को अलग रूपों, रंगों, आकारों और आकृतियों को पहचानने तथा उनके साथ खेलने के लिए आकर्षित करते हैं। 6 से 8 महीने से लेकर 2 साल तक के जो क्रियात्मक विकास का क्रम होता है, ये 1 से 2 साल के बच्चों के अंतर्गत ही आता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है 6 से 8 महीने के बच्चे, 9 से 12 महीने के बच्चे और 1 से 2 साल के बच्चे, क्योंकि 6 से 8 महीने से लेकर 2 साल तक के बच्चों के क्रियात्मक विकास का जो क्रम है, वो स्टेप बाय स्टेप होता है। पहले 6 से 8 महीने के विकास को देखा जाता है, फिर 9 से 12 महीने के विकास को देखा जाता है, फिर 1 से 2 साल तक के बच्चों के अंदर के विकास को देखा जाता है। अगला प्रश्न हमारा कहता है आपके पड़ोसी को 11 वर्ष का विकलांग बच्चा खेलते या बैठते समय अधिकांश समय असहज और आश्रित महसूस करता है, मतलब दूसरों पे आश्रित महसूस करता है। आत्मविश्वास और आराम विकसित करने के लिए उसको वस्त्रों की 8 विशेषताओं का सुझाव देना है। देखिए आत्मविश्वास और आराम को विकसित करने में मदद करते हैं ये विशेषताएं हैं आरामदायक, आसानी से पहनने उतारने वाले कपड़े, अनुकूल वातावरण,
गुणवत्तापूर्ण चीजें होनी चाहिए, अच्छी तरह से मिले, मतलब कि जो भी चीजें उन्हें मिल रहा है उसमें गुणेबल होना चाहिए, मतलब कि काम का चीज होना चाहिए, फैशनेबल होना चाहिए, विविध होना चाहिए, व्यवहार्य होना चाहिए और उचित होना चाहिए। तो ये सारी 8 पॉइंट जो हैं, ये एक 11 साल के विकलांग बच्चे को असहज से सहज बनाने में काफी महत्वपूर्ण होता है। अगला प्रश्न हमारा कहता है, किन्हीं दो उपकरणों का वर्णन कीजिए जो समय के अधिक प्रभावी ढंग से प्रतिबंधित करने में मदद करता है। तो देखिए, आत्मविश्वास और आराम को विकसित करने में मदद करते हैं, ये विशेषताएं हैं। जैसे कि चरम भार अवधि की बात कर ले, कार्य का सरलीकरण कर ले। देखिए, इन सारे पॉइंट्स को मैं आपको डिटेलिंग में इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी हमने कई सारे नोट्स में भी और इससे पहले के सिंपल पेपर 1, 2, 3 में भी इन सभी चीजों को बता रखा हूँ कि कार्यभार अवधि क्या होता है, कार्य का सरलीकरण क्या होता है, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो किन्हीं दो उपकरणों का वर्णन करने के लिए बोला जाए तो आप उसको चरम भार अवधि और कार्य सरलीकरण के बारे में समझा सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, वीवीआई रहेगा एग्जाम में, 1-2 नंबर में पूछे जाने की संभावना है, खासकर कार्य सरलीकरण और चरम भार अवधि, ये दोनों अलग अलग भी पूछे जा सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है, घर के अंदर स्थान की योजना बनाने के किन्हीं 4 सिद्धांतों का प्रदर्शन करें। तो पहला तो स्वरूप है, ये भी हमने पहले के सिंपल पेपर में बता रखा है। प्रभाव है, एकांतता है, लॉबी और गलियारा होना है। देखिए, घूम फिर के जो प्रश्न है ना, हर एक सिंपल में कॉमन होता जा रहा है और ये अंतिम सिंपल पेपर था, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि स्वरूप, प्रभाव, एकांतता, लॉबी या गलियारा होना क्या होता है। तो यहाँ पे स्वरूप, प्रभाव, एकांतता, लॉबी या गलियारा जो है वो घर के अंदर स्थान की योजना बनाने के किन्हीं 4 सिद्धांतों को प्रदर्शन करता है। तो आप इसके उत्तर को इस प्रकार से लिखेंगे। अगला प्रश्न हमारा कहता है, आपके मित्र हाल में ही कपड़ा उद्योग में कार्यरत हुए, काम करना शुरू हुआ है। तो क जो है उसमें कहता है, 4 प्रक्रियाओं को संकेत करे जब वह कपड़ों को देखेगी, विभिन्न संरचनाओं के बीच अंतर करने में सक्षम हो सकती है। तो इसमें आप दृष्टि को सबसे पहले लेंगे। यह प्रक्रिया आपको कपड़ों के रंग, प्रकार, आकार, डिजाइन, पैटर्न, टेक्सचर और गुणवत्ता को देखने में मदद करता है। दूसरा है स्पर्श, लोग छू के भी कपड़ों को देखते हैं। यह प्रक्रिया आपको कपड़ों की गर्मी, ठंड, नमी, सूखापन, नरमी, कठोरता, लचीलापन और चिकनापन को महसूस करने में मदद करता है। तीसरा है सुगंध, यह प्रक्रिया आपको कपड़ों की खुशबू, बदबू, ताजगी, सड़न, धुलाई, इत्र, रसायन और अन्य गंधों को सूंघने में मदद करता है। चौथा है श्रवण, यह प्रक्रिया आपको कपड़ों की आवाज, शब्द, गूंज, घर्षण, झंझनाहट, फटने और टूटने को सुनने में आपको मदद करता है। ये श्रवण है। दृष्टि, स्पर्श, सुगंध और श्रवण जो है, ये 4 ऐसे पॉइंट हैं जो आपके काफी महत्वपूर्ण हो सकते हैं, जो आप जब भी आप कपड़ों के गुणवत्ता के वगैरह में जानेंगे, जब आप कपड़े लेने के बारे में सोचेंगे, तो ये 4 ऐसे पॉइंट हैं जो अक्सर लोग अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है, आपके मित्र हाल में ही कपड़ा उद्योग में कार्यरत हुई है, रेशम और ऊनी प्रत्येक के एक एक उपयोग बताएं। रेशम और ऊनी प्रत्येक के एक एक उपयोग निम्नलिखित हैं। पहला है रेशम। रेशम का उपयोग शुद्ध या मिश्रित रूप से अलग अलग प्रकार से कपड़े जैसे कि साड़ी, कुर्ता, ब्लाउज, टाई, स्कार्फ आदि बनाने के लिए किया जाता है। रेशम के कपड़े मुलायम होते हैं, चमकीले होते हैं, शानदार होते हैं। तो ये रेशम की गुणवत्ता के बारे में था। अब हम ऊन के गुणवत्ता के बारे में जान लेते हैं। ऊन का उपयोग ठंडे, गर्म दोनों प्रकार के मौसम में वस्त्र बनाने के लिए किया जाता है। ऊनी कपड़े गर्म, नरम और लचीले होते हैं, ये ऊन की गुणवत्ता गुणवत्ता है। ये भी वीवीआई प्रश्न है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर तक, तो आप इसे सही तरीके से याद कर लीजिए। अगला प्रश्न हमारा है, रंगाई का अधिक उत्तम एवं विशिष्ट रूप कौन सा है, इसके 2 महत्व बताइए। तो रंगाई का अधिकतम, उत्तम एवं विशिष्ट रूप वह है जो रंगों को अधिक चमकीला, अस्थायी और पर्यावरण अनुकूल बनाता है। रंगाई के 2 महत्व निम्नलिखित हैं। पहला है, रंगाई से वस्त्रों, फाइबरों और अन्य वस्तुओं को आकर्षक, विविध और भिन्न भिन्न रूप दिया जाता है। रंगाई से वस्तुओं का रूप, सौंदर्य और मूल्य बढ़ाता है। दूसरा पॉइंट है, रंगाई से वस्तुओं को अन्य गुणधर्म भी प्रदान किए जाते हैं, अलग अलग तरह के डिजाइन बनाए जाते हैं। रोशनी, गर्मी और जल से सुरक्षा, जीवाणुओं से बचाव और वातावरण के अनुरूप और अनुकूल भी बनाया जाता है। तो ये रंगाई के कारण महत्व होता है। देखिए, कपड़ों पे रंगाई के माध्यम से उन्हें कई आपदाओं से बचाया जा सकता है, कई प्रकार के क्षति
क्षति होने वाले चीजों से बचाया जा सकता है। तो रंगाई को अधिक उत्तम एवं विशिष्ट रूप कौन सा है, इसके ये दो महत्व हैं। पहला महत्व ये था और दूसरा महत्व ये है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है अच्छे निवेश के अंतर्निहित 6 सिद्धांतों पर चर्चा करें। जो निवेश होता है, इन्वेस्टमेंट होता है, उसके 6 सिद्धांतों पर चर्चा करना है। पहला तो है गुणवत्ता पर ध्यान दें। आपको ऐसी कंपनी में निवेश करना चाहिए जो आपके क्षेत्र में अग्रणी हो, मतलब कि वो बहुत ज्यादा टॉप लेवल पे हो, अच्छी लाभ देता हो, विकास दर अच्छा हो, अपने प्रतिस्पर्धियों से बेहतर हो। लंबी अवधि के लिए निवेश करें, लंबे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं। विविधीकरण करें अपने पोर्टफोलियो में। पोर्टफोलियो जो होता है जिसमें आप अपने इन सभी चीजों को ऐड करते हैं, उनमें उद्योग और वित्तीय उपकरणों में बांटना चाहिए ताकि उनके निवेश की जोखिम ना हो। जोखिम और लाभ का संतुलन बनाए रखें, मतलब कि बैलेंस बना के चलें कि आपको अगर नुकसान हो तो भी आपका ज्यादा नुकसान ना हो, जैसे कि ट्रेडिंग वगैरह में स्टॉप लॉस वगैरह होते हैं। अपने निवेश को समझे, जिस कंपनी में आप निवेश करना चाहते हैं या कर रहे हैं उसकी पूरी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। उसके लाभ, उसके हानि, कितने दिन में कितना लाभ हुआ, कितने दिन में कितना हानि हुआ, ये सभी जानकारी आपको होना चाहिए। अपने निवेश के लिए एक योजना बनाएं। आपको अपने निवेश के लिए एक योजना बनाना चाहिए जो आपके लक्ष्यों, बजट, जोखिम प्रवृत्ति, टाइड हैराइजन में शामिल करे। ये सारी चीजें आपके, ये 6 पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। यदि आप इन्वेस्टमेंट कहीं पे पूंजी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अपने पैसे को लगा रहे हैं, तो ये 6 मुद्दों को आपको बड़े ही ध्यान से देखना बहुत ही जरूरी है। अगला पॉइंट हमारा कहता है बजट बनाने के 4 चरणों की चर्चा करें। तो बजट बनाने के 4 चरण का चर्चा हम सिंपल पेपर 1 से ही करते आए। 1 में भी किया है, दूसरे में भी किया है, तीसरे में भी किया है और चौथे में भी कर रहे हैं। तो ये काफी महत्वपूर्ण है। पहला तो है आय और व्यय का आकलन। ऑलरेडी हमने कई बार समझा रखा है। आय और व्यय का तुलनात्मक अध्ययन, ये भी बता रखा है। बजट का निर्माण तीसरा नंबर, और बजट का पालन एवं मूल्यांकन, ये 4 पॉइंट आपके बजट बनाने के चरण में काफी महत्वपूर्ण है। नंबर 1 आय और व्यय का आकलन, नंबर 2 जो है वो आय और व्यय का तुलनात्मक अध्ययन, नंबर 3 जो है बजट का निर्माण, नंबर 4 जो है बजट का पालन और मूल्यांकन। अगला हमारा प्रश्न जो है मौद्रिक आय, वास्तविक आय और मानसिक आय का क्या अर्थ है, प्रत्येक के एक एक उदाहरण दीजिए। इसको भी हमने पिछले के सैंपल पेपर में डिस्कस कर लिया है कि बजट बनाने के लिए 4 चरण निम्नलिखित हैं, जिसमें मौद्रिक आय क्या है, वास्तविक आय क्या है, मानसिक आय क्या है। ये सारी चीजों का मतलब मैंने आपको पहले की स्लाइड में समझा दिया, लेकिन अगर आपको दिक्कत है तो वहां पे सारे जानकारी दी हुई है, आप इसे देख लें। लेकिन मैं फिर भी आपको कहूंगा आप सिंपल पेपर 1, सिंपल पेपर 2 और सिंपल पेपर 3 और लास्ट में सिंपल पेपर 4 को देख ले। आपके होम साइंस के पेपर में कोई भी दिक्कत नहीं होगा, फिर आप आसानी से अपने पेपर को दे सकते हैं, अच्छे नंबर आपके आ जाएंगे। तो ये हमारा मौद्रिक आय, वास्तविक आय और मानसिक आय के बारे में था। हमारा दूसरा प्रश्न जो है एक गृहिणी को अपनी पारिवारिक आय बढ़ाने के 4 सुझाव दीजिए। एक गृहिणी जो है, जो हाउस वाइफ होती हैं, उनके आय को अगर बढ़ाना है तो उनको कैसे अपने आय को बढ़ाएंगे। तो आर्थिक योगदान करेंगे। घरेलू जिम्मेदारी निभाने के साथ साथ महिलाएं नौकरी, व्यवसाय आदि करके पैसे कमा सकती है। शिक्षित एवं अशिक्षित अनेक महिलाएं अपने परिवार के आय में वृद्धि में कार्यरत रहती है, अभी भी काम कर रही है। समय का उचित प्रयोग करके वो अपने पैसे कमा सकती है। महिलाओं घरेलू काम करने के बाद बचे जो एक्स्ट्रा समय होता है, इसमें किसी कार्य में लगाकर धन अर्जन कर सकती है। वह समय बर्बाद नहीं करेगी, इसके बजाय वो क्या करेगी, ट्यूशन पढ़ा सकती है, सिलाई बुनाई कर सकती है, किसी भी प्रकार का ब्यूटिशियन का काम कर सकती है, डेली नीड्स की दुकान इत्यादि से अपने परिवार के आय में वृद्धि कर सकती है। तीसरा है मित्य व्ययता। गृहिणी अपने सूझबूझ से धन का योजनाबद्ध व्यय करके पारिवारिक आय में वृद्धि कर सकता है। धन का उचित विनियोग, धन के उचित व्यवस्थापन और मितव्ययता के खर्च पर गृहिणी भविष्य के लिए कुछ धन बचा कर रख सकती है, जो कभी भी आवश्यकता पड़ने पर परिवार के पास होता है। उन्हें सुदृढ़ता देता है, मजबूती देता है, क्योंकि पैसा तो आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट है। अगर घर में है तो कहीं ना कहीं वो आपके काम ही आएगा। तो एक गृहिणी को अपने पारिवारिक आय बढ़ाने के लिए 4 सुझाव आप दे सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है व्यायाम शारीरिक गतिविधि का एक उपसमूह है जो योजनाबद्ध, संरक्षित और दोहराव वाला होता है। इसका उद्देश्य शारीरिक फिटनेस में सुधार या रख रखाव होता है। शारीरिक फिटनेस गुणों का एक समूह है जो स्वास्थ्य से संबंधित या कौशल से संबंधित होता है।
क में एक प्रश्न है हमारा, व्यायाम के प्रकार और उनके लाभ को बताइए। एक गृहिणी को अपने पारिवारिक आय बढ़ाने के लिए निम्नलिखित 4 सुझाव दे सकते हैं। एरोबिक जो व्यायाम है, ये है, स्ट्रेंथ व्यायाम है, फ्लेक्सिबिलिटी व्यायाम है, बैलेंस व्यायाम है। तो ये 4 व्यायाम ऐसे हैं जो व्यक्ति यदि करे तो उनके शरीर का मतलब जो शारीरिक तनाव है वो मुक्त हो सकता है, वो फिट रह सकते हैं, मोटापा दूर रहेगा, कई प्रकार के रोग दूर रहेंगे। देखिए ये सारे व्यायाम जो है ये आप सभी को पता है कि कैसे-कैसे होते हैं। बैलेंस व्यायाम है, फ्लेक्सिबिलिटी है, स्ट्रेंथ व्यायाम है, एरोबिक व्यायाम है, जो अक्सर दिखाया जाता है, लोग करते भी हैं, स्कूल में आपसे करवाए भी जाते हैं। तो ये सारे व्यायाम काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये वीवीआई रहेगा इस बार के सिलेबस में ये नया प्रश्न जोड़ा गया है, इसलिए आपके बुक में भी नहीं दिया गया है, आपके सपोर्ट मटेरियल में भी नहीं दिया गया है, लेकिन मैंने इसमें ऐड कर दिया है क्योंकि ये प्रश्न था सिंपल पेपर में, तो ये पूछे जाने की संभावना है। इसे आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, स्वस्थ रहने के लिए हमें अपने दैनिक जीवन में किन्हीं 6 खाद्य पदार्थों से परहेज करना चाहिए। कौन-कौन सा पदार्थ है? ये ऑलरेडी हमने कई बार डिस्कस कर लिया है। चीनी युक्त भोजन को ना करें, नमक ज़्यादा ना खाएँ, मसालेदार खाना-पाना नहीं खाएँ और इसके अलावा फास्ट फूड, जंक फूड ना खाएँ। ये सारी चीज़ें क्या होती है? ये हमारे शरीर में तकलीफ़ें उत्पन्न करती है, बीमारी उत्पन्न करती है, दिल की बीमारी उत्पन्न करती है, चीनी की बीमारी उत्पन्न करती है, दांत के सड़ने, मधुमेह, दिल की बीमारी, कैंसर जैसी समस्याओं को उत्पन्न करने के लिए चीनी को माना जाता है। नमक जो है पिकल, पेपरोनी, सॉस, चटनी, पैकेज फूड, फास्ट फूड आदि में हमारे शरीर को अधिक सोडियम प्रदान करता है, जो रक्तचाप को बढ़ा देता है, हाई ब्लड प्रेशर कर देता है, दिल की बीमारी कर देता है। तो ये कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिन्हें हमें दूरी बना लेना चाहिए क्योंकि ये सारी चीजें जो हैं वो हमारे शरीर को कहीं न कहीं नुकसान पहुँचाता है। इस प्रकार से आपने देखा क्लास 11th होम साइंस सिंपल पेपर 2024 का ये सिंपल पेपर नंबर 4 था। 1, 2, 3 ऑलरेडी बन चुके हैं, नए सिलेबस के हिसाब से बनाया गया है, आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो आशा करता हूं कि आज के वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।